हेलो दोस्तों, ये भोजन वाला चैप्टर चल रहा है वर्ग 3 टेट एग्ज़ाम के लिए। तो हम भोजन वाले चैप्टर में हम पहले की वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, वसा के बारे में पढ़ा। आज हम पोषणीय गुणवत्ता के आधार पे वसीय अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो कुछ की पॉइंट है तो मैं उसको अंडरलाइन करूँगी, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप मेरे साथ बने रहे। चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पोषणीय गुणवत्ता के आधार पे वसीय अम्ल, तो आवश्यक वसीय अम्ल यह अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं किंतु शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक वसीय अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते किंतु शारीरिक वृद्धि में और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और ये रक्तचाप के नियमन, मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिका आवेगों के संचरण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उदाहरण के लिए लिनोलिक अम्ल ओमेगा 6 तथा लिनोलिक वसीय अम्ल ओमेगा 3 इसके स्रोत है मछली का तेल, समुद्री शैवाल, हरे पत्तेदार सब्जियां, जौ, जई तथा मक्का, कुसुम और सूरजमुखी का तेल आदि। तो ये जो स्रोत है ये बताए हमने, ये आवश्यक वसीय अम्ल है और ये मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते किंतु शारीरिक वृद्धि के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो आप इसमें आवश्यक वसीय अम्ल में ये स्रोत लिख लीजिएगा। ओमेगा 6 लिनोलिक, ये इसके उदाहरण है लिनोलिनिक वसीय अम्ल ओमेगा 3, इसके सोर्स से मछली का तेल, समुद्री शैवाल, पत्तेदार सब्जियां, जौ, जई तथा मक्का, कुसुम और सूरजमुखी का तेल। तो आपको ये समझ में आया होगा आवश्यक वसीय अम्ल, है ना। अब अपन गैर आवश्यक वसीय अम्ल के बारे में देखेंगे। तो ये आवश्यकता अनुसार शरीर में ही संश्लेषित किए जा सकते हैं, है ना। तो उदाहरण है पॉमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, लोरिक अम्ल आदि। इनके स्रोत होते हैं दूध, मक्खन, पनीर इत्यादि। आवश्यक वसीय अम्ल मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि आवश्यक वसीय अम्ल वो अम्ल होते हैं जो शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं किंतु शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें बोलते हैं आवश्यक वसीय अम्ल। और गैर आवश्यक वसीय अम्ल वो होते हैं जो शरीर में ही संश्लेषित किए जाते हैं, है ना। तो इसका उदाहरण है आवश्यक वसीय अम्ल का लिनोलिक ओमेगा 3 ओमेगा 6, लिनोलिनिक वसीय अम्ल मछली का तेल, इसके स्रोत है समुद्री शैवाल, पत्तेदार सब्जियां, जौ, जई तथा मक्का, कुसुम। ये काय के हैं? तो ये आवश्यक वसीय अम्ल के हैं। गैर आवश्यक वसीय अम्ल के हैं कि उदाहरण पॉमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, लोरिक अम्ल। स्रोत है इसके दूध, मक्खन, पनीर इत्यादि। तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। वसा का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। वसा है ना, लिपिड्स, है ना। तो वसा को 3 भागों में बांटा है, सरल वसा, यौगिक वसा, व्युत्पन्न वसा, है ना। सरल वसा में आता है ठोस और द्रव, वसा और तेल, है ना। वसा मतलब ठोस चीज़ जो होती है और तेल मतलब कुछ लिक्विड, है ना। तो और इसमें यौगिक वसा में आता है फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटियोलिपिड्स, और व्युत्पन्न वसा में आता है एस्टेरोल, ग्लिसरॉल। सरल वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो सरल वसा, इन्हें साधारण से लिपिड्स भी कहते हैं। सरल वसा को क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाली वसीय अम्ल होते हैं। लिपिड्स कैसे होते हैं? तो लंबी श्रृंखला वाले होते हैं जो स्वतंत्र या एस्टर बंध द्वारा एल्कोहल के साथ संयुक्त होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले ये लिपिड्स क्या होते हैं? स्वतंत्र और एस्टर बंध होते हैं, एल्कोहल के साथ संयुक्त होते हैं। ये द्रव अवस्था में तेल एवं ठोस अवस्था में वसा कहलाते हैं। सरल वसा किसे कहते हैं? तो सरल वसा लिपिड्स को कहते हैं। इनकी लंबी श्रृंखला होती है और जो स्वतंत्र या एस्टर बंध एल्कोहल के साथ संयुक्त होते हैं। ये द्रव अवस्था में तेल एवं ठोस अवस्था में वसा कहलाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यौगिक वसा, इसी के जब वसा के साथ अन्य पदार्थ भी संयुक्त होते हैं तो उन्हें यौगिक लिपिड्स कहते हैं, ना। जब वसा होती है उसके साथ क्या होता है? अन्य पदार्थ भी होते हैं तो उन्हें यौगिक लिपिड्स कहते हैं, है ना। यौगिक लिपिड्स में कौन कौन आया? फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटियोलिपिड्स, ना। फास्फोरिक अम्ल प्लस एल्कोहल मिलके फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। वसीय अम्ल और शर्करा मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं।
वसीय अम्ल प्लस प्रोटीन मिलके प्रोटियोलिपिड्स बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसकी पॉइंट को नोट कर लेना कि वसा को 3 भागों में बांटा है, सरल वसा, यौगिक वसा, व्युत्पन्न वसा। सरल वसा में ठोस, द्रव, यौगिक वसा में फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटियोलिपिड्स, और व्युत्पन्न वसा में होता है एस्ट्रोलोल, ग्लिसरॉल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। दो के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब व्युत्पन्न वसा के बारे में पढ़ेंगे। इनका निर्माण सरल तथा यौगिक लिपिड्स के जल अपघटन अथवा एंजाइम की क्रिया द्वारा होता है। व्युत्पन्न वसा का निर्माण कैसे होता है? तो सरल तथा यौगिक लिपिड्स के जल अपघटन और एंजाइम की क्रिया द्वारा होता है ना। इनका व्युत्पन्न वसा का सरल तथा यौगिक लिपिड्स जल अपघटन अथवा एंजाइम की क्रिया द्वारा होता है। ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एस्टेरॉल में यह रासायनिक रूप से वसा नहीं कहलाते हैं। रासायनिक रूप से एस्टेरॉल क्या नहीं कहलाते हैं? तो वसा नहीं कहलाते हैं। इनमें एल्कोहल होता है। किसमें एल्कोहल होता है? एस्टेरॉल में एल्कोहल होता है, और ये वसीय अम्ल अनुपस्थित होते हैं। ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एस्टेरॉल में होता है कोलेस्ट्रॉल, यह पशु जगत में से प्राप्त होता है। मानव शरीर में यह स्टीरोल त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। मानव शरीर के स्टीरोल त्वचा के नीचे कौन उपस्थित रहता है? तो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है, जो धूप की क्रिया से विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है? जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर में यह स्टेरॉल त्वचा के नीचे उपस्थित होता है, और यह धूप के साथ जो क्रिया करता है तो हमें विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह धमनियों के अंदर दीवारों में जमा हो जाता है ना। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये धमनियों के अंदर क्या होता है? दीवारों में जमा होता है, जिससे धमनियाँ क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है, और रक्त का दबाव बढ़ जाने से कालांतर में हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तथा एसडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल, अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है? तो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एलडीएल, एसडीएल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब आप आगे बढ़ते हैं हम। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? तो एलडीएल रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने तथा एसडीएल इसे घटाने का काम करता है। एलडीएल को रुधिर में क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने तथा एसडीएल घटाने का काम करता है। आया समझ में कि एलडीएल रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है। एलडीएल को खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एलडीएल को कैसा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? तो खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। शरीर में इसकी मात्रा होती है 130 mg से कम होनी चाहिए, तथा एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसकी मात्रा 50 mg से अधिक होनी चाहिए, व शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 mg से कम होनी चाहिए ना। हमारे शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 200 mg से कम होनी चाहिए। 200 mg DL से कम होनी चाहिए। और दूसरा है ओर्गोस्ट्रोल। तो ओर्गोस्ट्रोल यह वनस्पति जगत में पाया जाता है वनस्पति जगत से प्राप्त होता है एवं विटामिन डी के चयापचय में सहायक होता है ना। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में रुधिर की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रुधिर की मात्रा को घटाने का काम करता है, और एचडीएल शरीर के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और उसके बाद एलडीएल को खराब कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। इस शरीर में इसकी मात्रा 50 mg एचडीएल की होना चाहिए, और कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 mg डीएल होना चाहिए। और उसके बाद ओर्गोस्ट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है और विटामिन डी के चयापचय में सहायक होता है। ग्लिसरॉल यह 3 कार्बन अणु वाला, इसके बारे में पढ़ रहे ना, यह 3 कार्बन अणुओं वाला एल्कोहल है तथा सभी खाद्य वसाओं में पाया जाता है। ग्लिसरॉल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है
यह 3 कार्बन अणुओं वाला अल्कोहल है तथा सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ग्लिसरॉल एक ऐसी वसा का नाम है इसमें 3 कार्बन अणु वाला अल्कोहल तथा सभी वसाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। वसा के कुछ स्रोत देख लेते हैं हम। तो पशुजन्य से वसा, पशु से दूध उत्पाद मतलब मिठाई, घी, रबड़ी, है ना, जो भी है दूध से बनता है उसके बारे में बात हो रही है। मांस, मछली, अंडे का पीला भाग आदि। अंडे के पीले भाग में पशुजन्य वसा और पाई जाती है। और वानस्पतिक वसा तो अलसी में तेल, सरसों, मूंगफली, तिल, बिनोला, मक्का, चावल आदि के तेलों एवं विभिन्न प्रकार के बीजों और सूखे मेवों में पाई जाने वाली वसा। 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। हमारे आहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की वसाएं पाई जाती है। हमारे आहार में कितने प्रकार की वसाएं पाई जाती है? तो हमारे आहार में 3 प्रकार की वसाएं पाई जाती है। हमारे आहार में 3 प्रकार की वसा कौन कौन सी है पाई जाती है? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड तथा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमारा शरीर SFA व मुफा वसाओं को संश्लेषित कर सकता है, जबकि फूफा ओमेगा 3 ओमेगा 6 वसा को संश्लेषित नहीं कर सकता। इसे भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। फूफा ओमेगा 3 ओमेगा 6 को संश्लेषित नहीं कर सकता, इसे भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो वसा के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है? तो शरीर को ऊर्जा देने में काम करता है, अंगों की रक्षा, कोशिका वृद्धि में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को नियंत्रित करता है, शरीर को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है, शरीर को गर्म करने में मदद करता है, शरीर को कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करने और महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करने में मदद करता है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K के अवशोषण में मदद करता है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो A है, D है, E है, K है। इसको कीड़ा भी पढ़ते हैं, कीड़ा से याद रखते हैं, जो वसा में घुलनशील होते हैं के अवशोषण में मदद करता है। आवश्यक वसीय अम्ल जैसे लिनोलेनिक की प्राप्ति में मदद करता है। आवश्यक असी अम्ल कौन से हैं? लिनोलेनिक की प्राप्ति में मदद करता है। प्रोटीन की बचत करना एवं भोजन को स्वादिष्ट बनाना। और वसा से संबंधित रोग कौन कौन से होता है? तो वसा की कमी से होने वाले रोग, पेट का कैंसर, हृदय संबंधी रोग, हार्मोनल असंतुलन, यकृत में सूजन होता है, प्रजनन संबंधी विकार, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, त्वचा संबंधी रोग, डर्मेटाइट तथा एक्जिमा जैसे रोग हो सकते हैं वसा की कमी से। और वसा की अधिकता से क्या होता है? तो वसा की अधिकता से मधुमेह, हृदय संबंधी रोग और मोटापा, है ना। तो आज हमारी क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़, अभी मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, मेरे पास अभी सुविधाएं नहीं है, तो आप प्लीज़ एडजस्ट करना। मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊँगी और पूरे डिटेल के साथ पढ़ाऊँगी। मेरी पहले भी क्लासेस है, तो आप उनको भी देख लेना, है ना। ये किसी भी आप टेट एग्ज़ाम में पर्यावरण का चैप्टर है, उसमें बहुत ही IMP है। और है ना, आगे कल हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।